जय हिंद दोस्तों। मैं अमन आपके अपने परिवार टारगेट विद सम्राट में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं लेकर आया हूं साइंस क्लास 10th की साइंस का 7th चैप्टर, जो है नियंत्रण एवं समन्वय। नियंत्रण एवं समन्वय, जिसमें हम न्यूरॉन्स, तंत्रिका तंत्र आदि को पढ़ने वाले हैं। तो आइए चलते हैं अपने टॉपिक पर। अगर आपने और भी क्लासेस फर्स्ट चैप्टर से 6th चैप्टर तक करवा दिया है, आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देख लें। आइए अपने टॉपिक पर चलते हैं। सभी सजीव अपने पर्यावरण में हो रहे परिवर्तनों के अनुसार अनुक्रिया करते हैं। मतलब कि सभी जीव जो सजीव हैं, पर्यावरण के हिसाब से उनके अंदर परिवर्तन आता है। जैसे कि वर्षा आ गई, बारिश हो गई, ठंडा आ गई, गर्मी आ गई, ये सभी चीज़ें जब आती हैं तो हमारे जीवन में परिवर्तन होता है। उसके अनुरूप हम अनुक्रिया करते हुए उसके हिसाब से ढल जाते हैं। अगला पॉइंट है पर्यावरण में हो रहे ये परिवर्तन जिसके अनुसार सजीव अनुक्रिया करते हैं, उद्दीपन कहलाता है। जैसे कि प्रकाश, ऊष्मा, ठंड, ध्वनि, सुगंध, स्पर्श आदि। पर्यावरण में हो रहे परिवर्तन जिनके अनुरूप सजीव अनुक्रिया करते हैं। और वो कौन कौन सी क्रियाएं हैं प्रकृति द्वारा जो परिवर्तन हो रहे हैं, जिनके द्वारा वो जीव जो है अनुक्रिया करता है। तो जिसके जिसके वजह से वो करता है अनुक्रिया, उसे कहते हैं उद्दीपन। उद्दीपन के कारण ही सजीव अनुक्रिया करते हैं। और उद्दीपन का क्या क्या है? प्रकाश, ऊष्मा, ठंड, ध्वनि, सुगंध, स्पर्श आदि। अगला पॉइंट है पौधे एवं जंतु अलग अलग प्रकार से उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया करते हैं। अलग अलग प्रकार की उद्दीपन होंगी, अलग अलग अनुक्रिया करेंगे। जैसे लाइट ज़्यादा हो गई तो उसको धीमा करेगा उसके हिसाब से। अगर ठंड ज़्यादा हो गई तो अपना माहौल जो है वो चेंज करेगा, थोड़ा और गर्मी बढ़ाएगा अपने रूम की। सुगंध, दुर्गंध आ गई तो उसके लिए दूसरा उपचार। यही चीज़ समझाई गई है। आइए चलते हैं आगे। जंतुओं में नियंत्रण एवं समन्वय। यह सभी जंतुओं में दो मुख्य तंत्रों द्वारा किया जाता है। पहला तंत्र है तंत्रिका तंत्र, दूसरा है अंतःस्रावी तंत्र। तंत्रिका तंत्र के बारे में देखते हैं। अगर आप इस क्लास को देख रहे हैं तो आप अगर 10th क्लास के स्टूडेंट हैं तो आप इसकी नोट्स ज़रूर बना लें, क्योंकि ये एक NCERT की नोट्स है। NCERT की ये नोट्स हैं। ये बिल्कुल जेन्युइन नोट्स हैं। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, बोर्ड एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। और यह आगे आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। तो आइए देखते हैं तंत्रिका तंत्र ये क्या है। नियंत्रण एवं समन्वय तंत्रिका एवं पेशी ऊतक द्वारा प्रदान किया जाता है। दूसरा पॉइंट है तंत्रिका तंत्र तंत्रिका कोशिकाओं या न्यूरॉन्स के एक संगठित जाल का बना होता है, और यह सूचनाओं को विद्युत आवेग के द्वारा शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक ले जाता है। अब इसका क्या मतलब है? जो हमारी शरीर की तंत्रिका तंत्र होती हैं। अब तंत्रिका तंत्र क्या है? अगर हमारे शरीर में जैसे कि हमने कोई गर्म वस्तु को छू लिया, तो वो गर्म वस्तु जब हमने शरीर से छुआ तो ये संदेश जो है हमारे माइंड तक कैसे जाएगा कि ये हमने गर्म चीज़ छुई है कि ठंड चीज़ छुई है। तो वही तंत्रिका तंत्र हमारे पूरे शरीर में है। तंत्रिकाएं हमारे पूरे शरीर में फैली हुई हैं। जो तंत्रिकाएं हमारे पूरे शरीर में फैली हुई हैं उसी को तंत्रिका तंत्र कहते हैं। और इसका जो मास्टर माइंड है वो है हमारा माइंड, ब्रेन, वो हमारा मस्तिष्क है। मस्तिष्क में ये तंत्रिका तंत्र सूचनाएं एक स्थान से माइंड तक ले जाती हैं, और उसी हिसाब से माइंड जो है अनुक्रिया करता है कि आप जैसे आपने छू लिया आग, तो तंत्रिका तंत्र द्वारा ये आपके शरीर से ब्रेन तक जाएगा। ब्रेन में पता चलेगा कि हाँ
आपने गर्म चीज छुई हुई है, आप हाथ हटा लीजिए तो आपका हाथ तुरंत हट जाएगा। ये काम जो है सेकंडों का होता है, मिनी सेकंड का होता है। आइए आगे चलते हैं। ग्राही रिसेप्टर। ग्राही तंत्रिका कोशिकाओं के विशिष्टाकृति सिरे होते हैं जो वातावरण से सूचनाओं का पता लगाते हैं। ये ग्राही हमारी ज्ञानेंद्रियों में स्थित होती है। वही चीज आप हमने बताया कि आपकी जो ज्ञानेंद्रियां हैं, आँख कान मुंह नाक, ये सब, सॉरी मुंह नहीं, कान नाक आँख त्वचा, ये सभी चीजें ये ज्ञानेंद्रियां हैं और ये कंट्रोल होती है हमारे माइंड के द्वारा। तो पहला कान है। कान का क्या काम है? सुनना, शरीर का संतुलन बनाए रखना कान का काम है। और आँख है प्रकाशग्राही, देखना। त्वचा तापग्राही, ताप देखती है, गर्म एवं ठंडक महसूस करती है। और स्पर्श, किसी ने आपको छू लिया, ये सब चीज़ें। और नाक क्या करती है? जीभ क्या करेगी? जो नाक करती है ग्राष्टग्राही, गंध का पता लगाना, ये है। और जीभ है रस संवेदी ग्राही, मतलब कि जो भी आप खाते हैं उसका रस कैसा है वो चीज़ देखती है, पता लगाती है, स्वाद का पता लगाना, ये सभी चीज़ें। तंत्रिका कोशिका। अब तंत्रिका तंत्र में तंत्रिका कोशिका होती है, उसे ही न्यूरॉन कहते हैं। न्यूरॉन यह तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। आइए देखते हैं इसका चित्र कैसे है। ये आपको ये सभी चीज़ें दिख रही होंगी। बीच में ये केंद्रक है, ये केंद्रक है येलो कलर का। और ये जो शाखाएं ऐसे ऐसे बढ़ी हुई हैं, ये जब यहाँ से न्यूक्लियस से जब आगे बढ़ती हैं तो उसके कहते हैं द्रुमिका। ये यहाँ पर ये द्रुमिका है। और ये नीला वाला भाग जो है ये है कोशिका काय, कोशिका की काया। और ये तंत्रिकाक्ष है, तंत्रिकाक्ष। इसके आगे तंत्रिका का अंतिम सिरा। और ये जो चीज़ है, ये इसका सिरा है, ये पूंछ है। ये जो पूंछ है, ये चीज़ यहाँ पर ऐसे मिल जाएगी दूसरे वाले की। ये एक न्यूरॉन है, दूसरा न्यूरॉन होगा तो उसका पूंछ यहाँ पर से ज्वाइंट होगा, और तीसरा होगा तो इसमें ज्वाइंट होगा। उसका जो सिरा होगा उसमें भी ऐसे से निकले होंगे, तो और जो न्यूरॉन्स होंगे उसके पूंछ जो है ऐसे से जुड़े। तो मतलब कि एक दूसरे से हजार मिलियंस न्यूरॉन्स एक दूसरे से ज्वाइंट होते हैं। आइए आगे चलते हैं। तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन के भाग क्या है? द्रुमिका, कोशिका काय से निकलने वाली धागे जैसी संरचना जो सूचना प्राप्त करती है। द्रुमिका जो सूचना प्राप्त करती है, ये चीज जो सूचना प्राप्त करती है। अब आगे कोशिका काय प्राप्त की गई सूचना विद्युत आवेग के रूप में चलती है। यहाँ से ये कोशिका काय है, ये येलो कलर की ये कोशिका काय है, इसमें से आवेग के रूप में सूचनाएं चलती हैं। तंत्रिकाक्ष एक्सास, यह सूचना के विद्युत आवेगों को कोशिका काय से दूसरी न्यूरॉन की द्रुमिका तक पहुंचाता है। मतलब कि इसका काम क्या है? एक्सॉन का यह सूचना के विद्युत आवेग को कोशिका काय से दूसरे न्यूरॉन की द्रुमिका तक पहुंचाता है। जैसा कि आपको हमने बताया है कि यहाँ ये वाला पूंछ है, तो और जो दूसरा होगा न्यूरॉन, उसका पूंछ यहाँ पर ऐसे से जुड़ा होगा। तो कोशिका काय से दूसरे वाले की द्रुमिका तक ये जो एक्सॉन है वो सूचना को आवेग के रूप में पहुंचाएगा। ये इसकी पूंछ हो गई और ये इसकी ऐसे से संरचना हो गई। अब इस वाले से एक इसी तरह का और जुड़ा होगा ये। अब ये वाले से मान लो कि और जुड़ा हुआ है तीसरा, ये सभी से कई जुड़े होंगे। आइए आगे देखते हैं। अंतर्ग्रथन सिनेप्स, इंग्लिश में सिनेप्स, यह तंत्रिका के अंतिम सिरे एवं अगली तंत्रिका कोशिका के द्रुमिका के मध्य का
रिक्त स्थान है। यह विद्युत आवेग को रासायनिक संकेत में बदला जाता है। मतलब इसके द्वारा विद्युत आवेग को रासायनिक संकेत में बदला जाता है, जिससे यह आगे संचरित होता है। और आगे प्रतिवर्ती क्रिया। प्रतिवर्ती क्रिया किसी उद्दीपन के प्रति तेज व अचानक की गई अनुक्रिया प्रतिवर्ती क्रिया कहलाती है। उदाहरण क्या है? किसी गर्म वस्तु को छूने पर हाथ को पीछे हटा लेना। प्रतिवर्ती क्रिया, जैसे आपने आग को छुआ, ठंडी वस्तु को छुआ, बहुत ठंडी है तो तुरंत छुएंगे, तुरंत हटा देंगे, तो इसे ही प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं। और प्रतिवर्ती चाप क्या है देखते हैं। प्रतिवर्ती क्रिया के दौरान विद्युत आवेग जिस पथ पर चलते हैं उसे प्रतिवर्ती चाप कहते हैं। मतलब कि आपने ऐसे आग को छुआ और तुरंत हटा लिया, और जो विद्युत आवेग आपके शरीर से ब्रेन तक गया, उसका जो पथ है, जिस पथ पर वो आवेग चल रहा है विद्युत आवेग, उसे ही प्रतिवर्ती चाप कहते हैं। आइए ये कैसे होता है इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। उद्दीपन ऊष्मा, ऊष्मा कोई जल रही, आपने छू लिया, उद्दीप्त हो गए। और ग्राही अंग, त्वचा ग्राही अंग है, आपके त्वचा में एक आग का कण छू गया। अब उसके आगे मेरुरज्जु, आपकी ये जो तंत्रिका तंत्र का फैलाव होता है पूरे शरीर में, ये मेन हमारे मेरुरज्जु, रीढ़ की जो हड्डी होती है उसके अंदर से न्यूरॉन्स गुजरती है और वो पूरे शरीर में फैल जाती है, और उसका कनेक्शन जो है, हमारी रीढ़ का कनेक्शन सीधा माइंड में होता है, तो वहीं से सीधा ये हमारे शरीर तक पूरे में फैल जाती हैं। तो ये फिर जैसे उद्दीपन हो गया, आग को आपने छू लिया त्वचा द्वारा, फिर ये मेरुरज्जु में जाएगा, हमारी रीढ़ की हड्डी में जाएगा, उसके ऊपर बढ़ेगा, अंग पेशी में जाएगा, फिर उसके ऊपर अनुक्रिया हाथ पीछे हटा लेना। कार्यकर अंग पेशी, ये हमारे ब्रेन्स में, ब्रेन्स को दिखा रहा है, ब्रेन्स में हमारी सूचना चली जाएगी और ब्रेन्स आदेश देगा कि इसको हाथ को हटा लो पीछे। ये स्ट्रक्चर ये समझाने की कोशिश कर रहा है। और अनुक्रिया, अनुक्रिया क्या है? यह 3 प्रकार की होती है, ऐच्छिक, अनैच्छिक, प्रतिवर्ती क्रिया। अब ऐच्छिक क्रिया क्या है उसके बारे में देखते हैं। अग्र मस्तिष्क द्वारा नियंत्रित की जाती है। ऐच्छिक क्रियाएं जो होती हैं, अग्र मस्तिष्क, मस्तिष्क के 3 पार्ट होते हैं, अग्र, पश्च और मध्य। आगे वाला भाग जो है इसे अग्र मस्तिष्क कहते हैं हिंदी में, फॉरहेड जिसे कहते हैं इंग्लिश में। इसका उदाहरण है बोलना, लिखना। ऐच्छिक क्रिया क्या है? बोलना, जो अपनी इच्छा के अनुसार आप करते हैं, बोलते हैं, कुछ चीज लिखते हैं, तो आपकी इच्छा होती है, तो वो इच्छा किसके कारण? वो माइंड, कौन सा? आगे वाला माइंड नियंत्रित करता है। अनैच्छिक क्रियाएं मध्य एवं पश्चिम मस्तिष्क द्वारा नियंत्रित की जाती है। अनैच्छिक क्रिया जैसे श्वास लेना, दिल का धड़कना, श्वास आप ले रहे हैं वो ऐच्छिक है, अपने आप हो रहा है। दिल का धड़कना, आप क्या चाह रहे हैं कि हमारा दिल ना धड़के, रुक जाए थोड़ी देर के लिए, ये आपके द्वारा संभव नहीं है, वो ऐच्छिक क्रियाएं हैं, वो सॉरी अनैच्छिक क्रियाएं हैं, वो अपने आप होता रहता है, उसका काम वो करता रहता है, वो उसको आप माइंड के द्वारा कंट्रोल नहीं कर सकते। तो ये क्या मध्य और पश्चिम द्वारा नियंत्रित की जाती हैं अनैच्छिक क्रियाएं। और प्रतिवर्ती क्रिया क्या है? मेरुरज्जु द्वारा नियंत्रित की जाती है। मेरुरज्जु के द्वारा प्रतिवर्ती क्रिया, जैसे गर्म वस्तु छूने पर हाथ को हटा लेना, तो मेरुरज्जु मतलब रीढ़ की हड्डी के अंदर एक तंत्र होता है, जिसे तंत्रिका तंत्र का भाग होता है मेरुरज्जु, तो मेरुरज्जु उसको नियंत्रित करता है। आगे चलते हैं। प्रतिवर्ती क्रिया की आवश्यकता क्यों पड़ी? अब देखते हैं क्या है, क्यों आवश्यकता पड़ी प्रतिवर्ती क्रिया की। कुछ परिस्थितियों में, जैसे गर्म वस्तु छूने पर, पैनी वस्तु चुभने पर आदि, हमें तुरंत क्रिया करनी होती है, वरना हमारे शरीर को क्षति पहुंच सकती है। यहाँ अनुक्रिया मस्तिष्क के स्थान पर मेरुरज्जु से उत्पन्न होती है, जो जल्दी होती है। अब प्रतिवर्ती क्रिया को नियंत्रित कौन करता है? मेरुरज्जु करता है। तो मेरुरज्जु की आवश्यकता क्यों पड़ी? अगर प्रतिवर्ती क्रिया अगर ना हो, तो जैसे आपको कोई काट ले,
कुछ चुभ जाए, ये गर्म वस्त्र ठंडी वस्त्र छू जाए, तो आप उसके प्रति रिएक्ट कैसे करेंगे? नहीं कर पाएंगे। जब नहीं कर पाएंगे तो आपको जैसे चोट लगी, कुछ चीज़ आपको ऐसे मतलब कोई निडिल आपके शरीर में चुभ गई, और जब प्रतिक्रिया नहीं होगी तो वहाँ से खून बहेगा, आप तुरंत हटा नहीं पाएंगे। तो इसलिए हमारे प्रकृति द्वारा ये हमारे शरीर के अंदर ये सभी सिस्टम बना हुआ है। अब देखते हैं मानव तंत्रिका तंत्र, और देखते हैं इसके बारे में विस्तार का विस्तृत वर्णन क्या है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और परिधीय तंत्रिका तंत्र, सेंट्रल न्यूरॉन सिस्टम और पेरीमीटर, परिधि मतलब सरकमफ्रेंस तंत्रिका तंत्र। अब केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के दो पार्ट हैं, उसमें क्या है, मस्तिष्क और मेरुरज्जु। और परिधीय तंत्रिका तंत्र में दो हैं, कपाल तंत्रिका मस्तिष्क से निकलती है और मेरु तंत्रिका मेरुरज्जु से निकलती है। परिधीय दो हैं, केंद्रीय दो हैं। केंद्रीय में मस्तिष्क और मेरुरज्जु, और परिधीय तंत्रिका तंत्र में कपाल तंत्रिका और मेरु तंत्रिका। कपाल तंत्रिका मस्तिष्क से और मेरु तंत्रिका मेरुरज्जु से। और मस्तिष्क, मानव मस्तिष्क के बारे में अब देखते हैं। जैसा कि आपको ऊपर बताया कि अग्र पश्च मध्य ये सभी चीजें होती हैं, तो ये इनके बारे में कुछ जानते हैं। तो मानव मस्तिष्क सभी क्रियाओं को समन्वय का केंद्र है, जिसके तीन मुख्य भाग हैं। मस्तिष्क सभी क्रियाओं के समन्वय का केंद्र है। इसका अर्थ ये है कि जो हम क्रिया करते हैं, कुछ भी क्रिया आप करते हैं, तो मस्तिष्क के द्वारा ये कंट्रोल होता है। अब मस्तिष्क के तीन भाग हैं, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। अग्र मध्य पश्च। अग्र मस्तिष्क के बारे में हम जानते हैं, यह मस्तिष्क का सबसे अधिक जटिल एवं विशिष्ट भाग है। यह प्रमस्तिष्क भी कहलाता है। अग्र मस्तिष्क बहुत ही जटिल और विशिष्ट भाग है हमारे ब्रेन का। इसे प्रमस्तिष्क भी कहते हैं। इसका कार्य क्या है? मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग है। मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग है। दूसरा ऐच्छिक कार्यों को नियंत्रित करता है। तीसरा सूचनाओं को याद रखता है। अब आगे देखते हैं। शरीर के विभिन्न हिस्सों में सूचनाओं को एकत्रित करना एवं उनका समायोजन करना। पांचवा है भूख से संबंधित केंद्र है। भूख लगती है तो किसके द्वारा कंट्रोल होता है? हमारे अग्र मस्तिष्क। ये सभी चीजें हमने बताई है, 5 पॉइंट, ये सभी अग्र मस्तिष्क द्वारा कंट्रोल या उसका कार्य है। अब मध्य मस्तिष्क की बारी आ जाती है। अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है, जो आपकी इच्छा के बिना होती हैं, अपने आप हो जाती है, आपको पता ही नहीं चलता, तो वो अनैच्छिक क्रियाएं हैं। तो मध्य मस्तिष्क द्वारा ये कंट्रोल होता है। जैसे पुतली के आकार में परिवर्तन, सिर गर्दन आदि की प्रतिक्रिया, आप इधर घुमाते आप इधर घुमाते, ये सभी चीजें प्रतिक्रिया। और पश्चिम मस्तिष्क, ये देखते हैं पश्चिम मस्तिष्क, इसमें 3 भाग होते हैं। कौन कौन से? अनुमस्तिष्क, मेडुला और पांस। अनुमस्तिष्क, मेडुला और पांस। तो पहला है, ये पश्चिम मस्तिष्क के 3 पार्ट हैं। शरीर की संस्थिति तथा संतुलन बनाना, ऐच्छिक क्रियाओं की परिशुद्धि करना, उदाहरण पैन उठाना अनुमस्तिष्क के द्वारा। और मेडुला अनैच्छिक कार्यों का नियंत्रण, जैसे रक्तचाप और वमन आदि। और अनैच्छिक क्रियाओं जैसे श्वसन का नियंत्रण। अब पेपर में आ जाएगा श्वसन का नियंत्रण मस्तिष्क कौन सा भाग करता है? तो पश्चिम मस्तिष्क का पांस। और रक्तचाप और वमन आदि का किसके द्वारा नियंत्रित होता है? और
तो मेडुला के द्वारा। ये सभी चीज़ें हैं। अब इसका थोड़ा हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं अपने ब्रेन का। ये देखिए, ये ब्रेन का स्ट्रक्चर है, ये ब्रेन का स्ट्रक्चर है। ये आगे की तरफ आपका इसे मुख है। ये मेरुरज्जु है, ये रीढ़ की हड्डी के अंदर से निकल के जाती है। अब आगे की तरफ अग्र मस्तिष्क, ये बीच का मध्य मस्तिष्क, सॉरी, ये पूरा आपका मध्य मस्तिष्क का। मस्तिष्क का एक पार्ट है प्रमस्तिष्क, यही मेन पार्ट है अग्र मस्तिष्क का। और मध्य मस्तिष्क ये आपका मध्य मस्तिष्क का है। और जो पश्च मस्तिष्क है ये सबसे छोटा होता है ये चीज। अब ये चीजें दिखाई गई हैं। हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस है ये सब वाइट कलर का। पीयूष ग्रंथि, पश्चिम मस्तिष्क, पीयूष ग्रंथि, ये आपको पिट्यूटरी ग्लैंड इसको कहते हैं इंग्लिश में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो दिख रही है पिट्यूटरी ग्लैंड पीयूष ग्रंथि है। और पश्चिम मस्तिष्क का 3 पार्ट है। क्या क्या? पॉन्स, मेडुला और अनुमस्तिष्क। तो ये पॉन्स है और ये आपका मेडुला है और ये अनुमस्तिष्क ये इधर है। तो सबसे बड़ा ये अग्र मस्तिष्क होता है, फिर उससे छोटा मध्य, फिर उससे छोटा पश्च, फिर उसके नीचे मेरुरज्जु। अब आइए देखते हैं मस्तिष्क एवं मेरुरज्जु की सुरक्षा, इनकी सुरक्षा कैसे होती है। आपकी जो सर है उसमें हड्डियां होती हैं काफ़ी मजबूत, वही इसकी सुरक्षा करती हैं मस्तिष्क की। तो अब देखते हैं मस्तिष्क एक हड्डियों के बॉक्स में अवस्थित, मतलब स्थित होता है। बॉक्स के अंदर तरल पूरित गुब्बारे में मस्तिष्क होता है जो प्रघात अवशोषक का कार्य करता है। जैसे एक गुब्बारा टाइप का होता है, उसमें तरल भरा होता है, तो वो एक किसका क्या करता है? प्रघात अवशोषक। मतलब आपको झटका लगा, कुछ चोट लग गई, तो वो जो सहन होगा किसके द्वारा? तरल जो भरा होता है उसमें अवशोषित हो जाएगा, तो आपको माइंड को कोई दिक्कत नहीं होगी। इसलिए उसके एक तरल पूरित गुब्बारे के अंदर होता है मस्तिष्क, ये बात कहना चाह रहे हैं। तो बी है मेरुरज्जु। मेरुरज्जु की सुरक्षा कशेरुक दंड या रीढ़ की हड्डी करती है। हमने आपको बताया था कि रीढ़ की हड्डी के अंदर से मेरुरज्जु गुजरती है, तो उसकी सुरक्षा कौन करेगा? कि रीढ़ की हड्डी उसकी सुरक्षा करेंगी, क्योंकि उसके अंदर से वो जा रही है, तो बाहर बाहर हड्डी है, उसके अंदर से ये जा रही है, तो उसकी सुरक्षा हो ही जाएगी। अब देखते हैं तंत्रिका ऊतक एवं पेशी ऊतक के बीच में समन्वय। ज्ञानेंद्रिय संवेदी तंत्रिका के द्वारा केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में पहुंचता है। पहले ज्ञानेंद्रियां देखेंगी, इस संवेदी तंत्रिका में जाएगा ये सूचना और केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तक पहुंचेंगी। सूचना प्राप्त व संसाधित करना, निर्णय करना, अनुक्रिया उत्पन्न करना, प्रेरक तंत्रिका तंत्र पेशी ऊतक, फिर उसके बाद पेशी संकुचन, ये अनुक्रिया हो जाएगी। यहाँ पर उद्दीपन होगा, ज्ञानेंद्रिय द्वारा समझा जाएगा, संवेदी तंत्रिका तंत्र द्वारा आगे बढ़ेगा, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र पहुँचेगा। यहाँ पर सब वो होगा कि क्या डिसीजन लिया जाए ये चीज़, और उसके बाद पेशी ऊतक में प्रेरित हो जाएगा, प्रोटीन को प्राप्त पुनः व्यवस्थित करता है, फिर उसके बाद अनुक्रिया हो जाएगी पेशी संकुचन। अब देखते हैं विद्युत संकेत या तंत्रिका तंत्र की सीमाएं, इसकी लिमिटेशंस क्या क्या हैं, ये कहाँ तक इसकी सीमाएं हैं, इसकी लिमिट कहाँ तक है, इसका अंत कहाँ तक है, इस बारे में यहाँ पर बताया गया है। कि पहला पॉइंट है विद्युत संवेग केवल उन कोशिकाओं तक पहुँच सकता है जो तंत्रिका तंत्र से जुड़ी हैं।
अगर तंत्रिका तंत्र जुड़ी है तो वहाँ उस अंग में कुछ भी होगा तो वो हमारे ब्रेन तक पता चल जाएगा। ये यहाँ तक की इसकी लिमिटेशंस हैं। दूसरा है, एक बार विद्युत आवेग उत्पन्न करने के बाद कोशिका नया आवेग उत्पन्न करने से पहले अपनी कार्यविधि सुचारू करने के लिए समय लेती है। अतः कोशिका लगातार आवेग उत्पन्न नहीं कर सकती। समझ में आ गई बात कि बार बार नहीं, एक बार आपको आग लग गई तो पता चल जाएगी हाँ हटाना है, बार बार वो नहीं बताएगा, उसमें उसको टाइम लगेगा, बताएगा तो लेकिन टाइम लगेगा। तो यही लिमिटेशंस हैं इसकी, यही सीमाएं हैं। तीसरा, पौधों में कोई तंत्रिका तंत्र नहीं होती, और तंत्रिका तंत्र हमने बता दिया पूरा। अब आपको लग रहा हो तो पौधे में है कि जीव जंतु में है, तो पौधों में नहीं होती तंत्रिका तंत्र, केवल जीवों में होती है। मतलब जीव तो दोनों हैं, बट एनिमल्स एंड प्लांट्स, प्लांट्स में क्या आता है, पेड़ पौधे। एनिमल्स में आता है ह्यूमन एंड एनिमल। एनिमल में आप ले लीजिए जितने भी जानवर हैं वो सभी। मनुष्य भी एक प्रकार का एनिमल है, लेकिन फिर उसमें एनिमल में पार्ट बढ़ गया है कि एक मानव है, एक जानवर। ये सब रासायनिक संरचना क्या कैसी है, रासायनिक संरचना इसकी विद्युत संरचना की सीमाओं को दूर करने के लिए रासायनिक संरचना का उपयोग शुरू हुआ। अब ये क्या है, रासायनिक संचरण। रासायनिक संचरण विद्युत संचरण की सीमाओं को दूर करने के लिए रासायनिक संचरण का उपयोग शुरू हुआ। अब ये क्या है, जैसे हमारे न्यूरॉन्स के द्वारा क्या होता है, तंत्रिका तंत्र के द्वारा विद्युत संचरण होता है। विद्युत संचरण होता है तो इसकी सीमाएं हैं, लिमिटेशंस है। इसी के लिए हमारी एक रासायनिक संचरण है, रासायनिक केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन, इसके द्वारा भी यही काम होता है। आइए देखते हैं पौधे में समन्वय। पौधे में समन्वय, पौधों में गति। पहला है वृद्धि का गति पर निर्भर न होना, वृद्धि पर निर्भर गति। पहला है वृद्धि का गति पर निर्भर ना होना, वृद्धि जो है गति पर निर्भर नहीं है। दूसरा है वृद्धि पर निर्भर गति, वृद्धि पर जो है गति जो है निर्भर है। पहला है उद्दीपन के लिए तत्काल अनुक्रिया। पहला है इसका पॉइंट, वृद्धि पर निर्भर न होना। पौधे विद्युत रासायनिक साधन का उपयोग कर सूचनाओं को एक कोशिका से दूसरी कोशिका तक पहुंचाते हैं। तीसरा है कोशिका अपने अंदर उपस्थित पानी की मात्रा को परिवर्तित कर गति उत्पन्न करती है, जिससे कोशिका फूल या सिकुड़ जाती है। अब तंत्रिका तंत्र तो इसके अंदर होती नहीं, पौधों के अंदर, तो इसमें कैसे होता है, तो विद्युत रासायनिक साधन द्वारा। विद्युत रासायनिक, जल हो गया, ये सभी चीज यूज करेंगे। उसमें केमिकल भी कुछ रहते हैं, रासायनिक पदार्थ। तो यही चीज यहाँ पर बताई गई है। पानी में अगर परिवर्तित करती हैं पानी की मात्रा को, तो उसमें गति उत्पन्न होती है, जिससे कोशिका फूलती और सिकुड़ती है। उदाहरण जैसे छूने पर छुई मुई का जो पौधा है उसकी पत्तियां सिकुड़ जाती हैं, वो भी एक संवेदनशील है, लेकिन उसमें तंत्रिका तंत्र नहीं होती, उसमें विद्युत रासायनिक संचरण होता है, साधन होता है। अब दूसरे की बात कर लेते हैं, विद्युत वृद्धि के कारण गति। जो गति वृद्धि पर निर्भर है उसके बारे में बताया जा रहा है। ये दिशिक या अनुवर्तन गतियां हैं, उद्दीपन के कारण होती हैं। प्रतान का एक भाग, प्रतान का वह भाग जो वस्तु से दूर होता है, वस्तु के पास वाले भाग की तुलना में तेजी से गति करता है, जिससे प्रतान वस्तु के
चारों तरफ लिपट जाती है। ये सभी क्रियाएं पौधे में होती हैं। दूसरा है प्रकाशानुवर्तन, प्रकाश की तरह गति, एक बहुत तेजी से गति होती है इसमें, मतलब सूचनाओं की। गुरुत्वानुवर्तन, तरह पृथ्वी की तरफ या दूर गति। और रसायनानुवर्तन, पराग नली की अंडाशय की तरह गति। और ये पांचवा है जलानुवर्तन, पानी की तरह जड़ों की गति। ये सभी गतियाँ जो होती हैं वे विद्युत रासायनिक साधन कहलाती हैं, उसके द्वारा ही होती हैं। पादप हार्मोन्स, अब पादप में हार्मोन्स क्या क्या हैं? ये वो रसायन हैं जो पौधों की वृद्धि, विकास व अनुक्रिया का समन्वय करते हैं। इनके अंदर क्या होते हैं? पौधों के अंदर हार्मोन्स होते हैं जो उसकी वृद्धि, विकास और अनुक्रिया को नियंत्रित करते हैं, इन्हीं के द्वारा होता है। अब मुख्य पादप हार्मोन्स कौन कौन से हैं? पहला है ऑक्सिन। अब ऑक्सिन क्या करता है? शाखाओं के अग्रभाग पर बनता है। ये कहाँ होता है? शाखाओं के अग्रभाग पर। कोशिका की लंबाई में वृद्धि के लिए उत्तरदायी है। प्रकाशानुवर्तन में सहायक है। फिर दूसरा है जिब्बेरेलिन। जिब्बेरेलिन क्या करता है? तने की वृद्धि में सहायक करता है। तने जो स्टेम है उसकी वृद्धि में सहायक करता है। सी है साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन क्या करता है? ये सभी पादप हार्मोन्स है। तो साइटोकाइनिन क्या करता है? कोशिका विभाजन तीव्र करता है। और क्या करता है? फल व बीज में अधिक मात्रा में पाया जाता है। फल व बीज में यह साइटोकाइनिन अधिक मात्रा में पाया जाता है। एब्सिलिक अम्ल। एब्सिलिक अम्ल यह क्या करता है? संदमन करता है। और पत्तियों का मुरझाना, ये किसके द्वारा? एब्सिसिक अम्ल के द्वारा। और तनाव हार्मोन्स, इसे ही तनाव हार्मोन्स कहते हैं। किसे? पादप का तनाव हार्मोन्स एब्सिसिक अम्ल। अब जंतुओं में हार्मोन्स होते हैं, जैसे पादप में हार्मोन्स, फिर जंतुओं में हार्मोन्स। तो जंतुओं के हार्मोन्स कौन कौन से हैं? आइए देखते हैं। हार्मोन्स ये वो रसायन हैं जो जंतुओं की क्रियाओं, विकास एवं वृद्धि का समन्वय करते हैं। जंतु की क्रिया, विकास आदि इन्हीं के ऊपर उत्तरदायित्व है, हार्मोन्स के ऊपर। हार्मोन्स, जिस प्रकार के हार्मोन्स ज़्यादा होंगे वो चीज़ हमारे शरीर के अंदर ज़्यादा देखने को मिलेगी। जैसे किसी की हाइट लंबी है, हाइट छोटी है, तो ये आनुवांशिकता का भी वो है, लेकिन हार्मोन्स इसमें भी उत्तरदायी हैं। तो आइए देखते हैं। अंतःस्रावी ग्रंथियाँ, ये वो ग्रंथि हैं जो अपने उत्पाद रक्त में स्रावित करती हैं, जो हार्मोन्स कहलाते हैं। अंतःस्रावी ग्रंथियाँ जो होती हैं उत्पाद रक्त में स्रावित करती हैं। कौन से? वही जो स्रावित होता है वही है हार्मोन्स। अब देखते हैं हार्मोन्स, अंतःस्रावी ग्रंथियाँ एवं उनके कार्य। मतलब जो हार्मोन्स है वो किस ग्रंथि द्वारा निकाला जाता है, स्रावित होता है, और किस स्थान पर, और इसके लिए इसके क्या क्या कार्य हैं। तो पहला है थायरॉक्सिन। थायरॉक्सिन कहाँ से स्रावित होता है? अवाटु ग्रंथि से थायरॉक्सिन स्रावित होता है। स्थान क्या है? गर्दन में ये अवाटु ग्रंथि होती है, वहीं से। कार्य क्या है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन व वसा का पचय करता है। दूसरा है वृद्धि हार्मोन्स। वृद्धि हार्मोन्स किस ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है? पीयूष ग्रंथि, मास्टर ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि आपको हमने बताया था कि ये मध्य मस्तिष्क का पार्ट है, पीयूष ग्रंथि। इसको मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। ग्लैंड को हिंदी में ग्रंथि कहते हैं। तो
पिट्यूटरी ग्लैंड मतलब कि पीयूष ग्रंथि, ये कहाँ होती है? मस्तिष्क में। कौन से मस्तिष्क में? मध्य मस्तिष्क में। फिर कार्य क्या है? वृद्धि व विकास का नियंत्रण। जैसे जैसे किसी की लंबाई ज़्यादा है, खूब मोटा ताजा हट्टा कट्टा है, तो उसके अंदर पीयूष ग्रंथि है, तो वृद्धि हार्मोन्स ज़्यादा निकल रहे हैं। तीसरा पॉइंट है एड्रीनलिन। एड्रीनलिन एड्रीनलिन ये किसके द्वारा स्रावित होती है? अधिवृक्क। अधिवृक्क अधिवृक्क क्या है? आपको हमने बताया था जैव प्रक्रम में, जब किडनी पढ़ा रहे थे, तो किडनी के ऊपर, किडनी दो होती है, तो किडनी होती है, किडनी के ऊपर ही एक संरचना बनी होती है, उसे वो जो है किडनी से छोटी होती है, उसे ही कहते हैं अधिवृक्क। ये देखिए इसमें लिखा भी हुआ है कि किडनी के ऊपर उपस्थित होती है उसका स्थान। ये क्या करती है? बीपी, हृदय की धड़कन आदि का नियंत्रण आपातकाल में, इमरजेंसी टाइम में ये किसका नियंत्रण करती है? धड़कन, दिल की धड़कन का, बीपी का करती है। और इंसुलिन की बात कर लेते हैं। इंसुलिन जो है अग्न्याशय से स्रावित होती है। अग्न्याशय कहाँ होता है? स्टोमक के नीचे। स्टोमक मतलब आमाशय के नीचे। इसका कार्य क्या है? रक्त में शर्करा की मात्रा का नियंत्रण करना। जैसे शुगर किसी के हो जाती है, आपने सुना होगा शुगर हो जाती है, तो उसके अंदर क्या होता है कि उसके शरीर में इंसुलिन की कमी हो जाती है, और इंसुलिन कहाँ से निकलती है? अग्न्याशय से। तो इंसुलिन की कमी हो गई तो वो ब्लड में ब्लड में या हमारे शरीर में जो है शुगर है, उसका नियंत्रण नहीं हो पाएगा अच्छे से, जब इंसुलिन की कमी हो जाएगी। तो जिनके भी ये मधुमेह रोग की समस्या होती है, शुगर की समस्या होती है, वो उसके शरीर में इंसुलिन की कमी होती है। 5वां नंबर है लिंग हार्मोन्स। टेस्टोस्टेरोन नर में होता है और एस्ट्रोजन मादा में होता है। महिलाओं में एस्ट्रोजन होता है और नर में टेस्टोस्टेरोन होता है। ये लिंग हार्मोन है। ये कहाँ से स्रावित होते हैं? पुरुषों में वृषण से, और मादा महिलाओं में एस्ट्रोजन कहाँ से शुरू होता है? अंडाशय से स्रावित होता है। ये कहाँ स्थित होता है? पेट का निचला हिस्सा। ये कहाँ स्थित होता है? पेट का निचले हिस्से में। और कार्य क्या है? यौनारंभ से संबंधित परिवर्तन, लैंगिक परिपक्वता इसके द्वारा, लिंग हार्मोन के द्वारा ही होती है। अब आयोडीन युक्त नमक आवश्यक है। आयोडीन युक्त जो नमक है वो हमारे शरीर के लिए क्यों आवश्यक है? अब देखते हैं। जो थायराइड ग्रंथि होती है, अवट ग्रंथ मतलब थायराइड ग्रंथि। थायराइड ग्रंथ कहाँ होती है? हमारे गले में। को थायरॉक्सिन हार्मोन्स बनने के लिए आयोडीन की आवश्यकता होती है। मतलब थायराइड ग्रंथ में से जो है थायरॉक्सिन हार्मोन निकलता है, तो थायरॉक्सिन हार्मोन्स जो बनने के लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है? आयोडीन की आवश्यकता होती है। इसलिए हमें आयोडीन हमारे शरीर के लिए बहुत ही आवश्यक है। थायरॉक्सिन कार्बोहाइड्रेट, वसा तथा प्रोटीन के उपापचय का नियंत्रण करता है, जिससे शरीर की संतुलित वृद्धि हो सके। अतः अवट ग्रंथ मतलब कि थायराइड ग्रंथि के सही रूप से कार्य करने के लिए आयोडीन की आवश्यकता होती है। आयोडीन की कमी से गला फूल जाता है, जिसे गायटर बीमारी भी कहते हैं। अगर गला आपका सूज आया है तो उसके गायटर बीमारी कहेंगे। वो किसकी कमी से होगा? आयोडीन की कमी से होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप इसकी नोट्स नहीं बना रहे हैं तो ये आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। अगर आप 10th के स्टूडेंट हैं तो इसकी नोट्स ज़रूर बना लीजिए। ये एनसीईआरटी की नोट्स हैं, ये बुक नहीं है, ये एनसीईआरटी की नोट्स हैं। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट नोट्स हैं। इसी जो हम पढ़ा रहे हैं, इसी के अंदर से आपका 10th क्लास में क्वेश्चन बनने वाले हैं, चाहे वो आपके ऑब्जेक्टिव वाले हों, चाहे वो आपके
लिखित वाले हों, तो सभी इसी के अंदर से ही आएंगे। अब डायबिटीज मधुमेह को देख लेते हैं। इस बीमारी में रक्त में शर्करा का स्तर बढ़ जाता है। क्यों क्यों इंसुलिन की कमी हो जाती है। आपको अपने ऊपर बताया ही कारण बताया गया है इसमें कि अग्न्याशय ग्रंथि द्वारा स्रावित इंसुलिन हार्मोन की कमी के कारण होता है। इंसुलिन रक्त में शर्करा के स्तर को नियंत्रित करता है। आइए आगे चलते हैं। आपको यहाँ तक सभी चीज़ें समझ में आ ही गई होंगी। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट ज़रूर करें, हम आपको ज़रूर उसका आंसर रिप्लाई देंगे, और उसके लिए आवश्यकता पड़ी तो हम उसके लिए वीडियो भी बनाएंगे उस एक टॉपिक के लिए जो आपको नहीं समझ में आ रहा है। अब देखते हैं आगे क्या है। निदान, इसका उपचार क्या है। मतलब मधुमेह रोग, डायबिटीज हो गई, इसका उपचार क्या है। इंसुलिन हार्मोन्स का इंजेक्शन लगवाना पड़ता है इसके लिए। अनुर्भरण क्रिया विधि, ये क्या है। हार्मोन का अधिक या कम मात्रा में स्रावित होना हमारे शरीर पर हानिकारक प्रभाव डालता है। अनुर्भरण क्रियाविधि यह सुनिश्चित करती है कि हार्मोन सही मात्रा में तथा सही समय पर स्रावित हो रहा है कि नहीं। जैसे उदाहरण के लिए रक्त में शर्करा के नियंत्रण की विधि क्या हो कहलाएगी, अनुर्भरण क्रियाविधि। अब आगे देखते हैं। ये संरचना जो है ये दिखाई गई है। रक्त में शर्करा की मात्रा बढ़ना, अगर बढ़ जाती है तो क्या इंसुलिन की कमी हो जाती है, क्योंकि इंसुलिन ही शुगर की मात्रा को कंट्रोल करता है। और इंसुलिन कहाँ से स्रावित होता है, कहाँ से, अग्न्याशय से। अग्न्याशय द्वारा संसूचित करना, क्या, इधर देखिए, पुनर्भरण भोजन भेजना, बंद करो पुनर्भरण भेजना। इधर देखिए, इंसुलिन का अग्न्याशय द्वारा इंसुलिन का स्रावन होता है और रक्त शर्करा की मात्रा घटती है, मतलब नियंत्रित होती है। अग्न्याशय द्वारा इंसुलिन न बनना, जब शर्करा की मात्रा कंट्रोल हो गई तो इंसुलिन बंद हो जाएगा, इंसुलिन स्रावित बंद हो जाएगा। फिर अगर शर्करा की मात्रा बढ़ी तो फिर अग्न्याशय से इंसुलिन का स्रावन होगा। अगर नियंत्रित हो गया है तो इंसुलिन का स्रावन बंद हो जाएगा। तो ये जो आपको दिखाई दे रही है ये क्रिया, ये फीडबैक देने के लिए दिखाई दे रही है। मतलब अब यहाँ पर दिखाएगा कि अगर रक्त की मात्रा में सही नियंत्रण है तो यहाँ पर बंद करो, इंसुलिन को भेजना बंद करो। तो यहीं से पता चलेगा कि शर्करा की मात्रा अधिक है कि कम है, वहीं से नियंत्रित होगी। तो दोस्तों, आपका ये 6 चैप्टर नियंत्रण एवं समन्वय 7 चैप्टर नियंत्रण एवं समन्वय समाप्त हो गया है। अगर इसमें किसी को आपको डाउट है किसी टॉपिक पर तो आप कमेंट जरूर करें। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करें, लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।